हेलो गाइस। आज हम पॉलिटिकल साइंस की जो 11th क्लास है उसके सेकंड चैप्टर में चल रहे हैं। हमारी पुस्तक जो है वो भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार। इस पुस्तक के जो हमने फर्स्ट चैप्टर संविधान क्यों और कैसे का अध्ययन अच्छे से कर लिया है, उसके बाद आज जो हमारा चैप्टर चलेगा वो चलेगा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का क्या वर्णन दिया गया है। संविधान का कार्य यही नहीं है कि वो सरकार और उसके अंगों के बीच संबंध बना के रखे या सरकार के अंगों के संबंधों का या सरकार के कार्यों का ही उल्लेख करे। इसका ही नहीं है। संविधान वो दस्तावेज है, लिखें, संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार पर अंकुश रखते हुए नागरिकों के लिए वह प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था तैयार करना, प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था तैयार करना या व्यवस्था लाना जिसमें प्रत्येक नागरिक को अधिकार मिले हुए हों, जिसमें प्रत्येक नागरिक को अधिकार प्राप्त हो। अधिकार प्राप्त हो कहने का मतलब ये है कि हमने पिछले अध्याय में हमारे में पढ़ा था संविधान क्यों और कैसे, संविधान की व्यवस्थाएं देखी हमने, सरकार के अंगों का वर्णन देखा, सरकार किस प्रकार कार्य करती है, ये सब उसमें हमने देखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान सरकार के तक ही सीमित रह जाएगी, वो आगे भी चलेगी, वो मौलिक अधिकारों का ध्यान रखेगी, अपने प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का भी ध्यान रखेगी। इसमें वो निहित भारतीय नागरिकों का माने निहित सारी इच्छाओं को इसमें निहित करेगी। तो ये संविधान का मोस्ट कार्य रहेगा। आज हम अपने इसी चैप्टर में सबसे पहले यही देखेंगे कि संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। किस प्रकार मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है, यानी कितने मौलिक अधिकार दिए गए। हमें पता है हमारे मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे उसके बाद हमारा एक अधिकार जो समाप्त कर दिया गया और वर्तमान में हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों का इसमें बढ़ेंगे। इनका संरक्षण किस प्रकार हो सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण कैसे होता है, कौन सी संस्था इसका संरक्षण करेगी, सरकार ने क्या इनके संरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं, ये हम हमारे इसमें देखेंगे, इस चैप्टर में भी देखेंगे। अगला, इन अधिकारों की व्याख्या और सुरक्षा किस प्रकार हो, व्याख्या कैसे दी गई हो, मौलिक अधिकारों की व्याख्या, अधिकारों की व्याख्या और न्यायपालिका का कार्य और न्यायपालिका का कार्य।
यानी कि किस प्रकार न्यायपालिका कार्य करेगी ताकि लोगों के मौलिक अधिकार उनको मिल जाए। ये सब हम पॉइंट हमारे इस चैप्टर में देखेंगे। सबसे पहले हमें ये कोटेशन याद रखना है कि संविधान वह दस्तावेज है जो सरकार पे ही अंकुश नहीं लगाती, पर जबकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए वो व्यवस्था, प्रजातांत्रिक व्यवस्था तैयार करती है जिसमें प्रत्येक नागरिकों के अधिकार, मौलिक अधिकार या कुछ अधिकार उसको मिल सके ताकि वो अपना पूर्ण विकास कर सके। तो ये हमारे इस चैप्टर में रहेगा। इसके बाद अगला हम जो इसमें पॉइंट पढ़ेंगे आज, इसमें हम देखेंगे अधिकारों का महत्व। क्या महत्व है अधिकारों का, क्यों जरूरत है हमें अधिकारों की, ये मैं तुम्हें दो कहानियों के माध्यम से समझाऊंगी कि किस प्रकार हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट है जो नोट आउट करेंगे, अधिकारों का महत्व। अधिकारों का महत्व। क्या है अधिकारों का महत्व? सबसे पहले एक मैं तुम्हें बताना चाहूंगी 1982 में, कब? 1982 में मध्य एशियाई गेम्स होने थे भारत में। मध्य एशियाई गेम या खेल हम कह सकते हैं, होने थे और इसमें एक व्यवस्थाएं बनानी थी, तैयार करने की स्थिति, और इसके लिए बहुत से मजदूरों को क्या किया गया? भर्ती किया गया। मजदूरों को भर्ती किया गया। उस समय उनको नहीं बताया गया कि उनकी मजदूरी कितनी रहेगी, न्यूनतम मजदूरी का भी उनसे वादा किया गया, लेकिन बाद में उनको न्यूनतम मजदूरी से भी कम मजदूरी दी गई। ये प्रकरण जब न्यायालय में गया, तब क्यों गया न्यायालय में? क्योंकि न्यायालय ने निर्णय दिया, इनको कम मजदूरी दी गई और कम मजदूरी में इनका स्थिति जो थी वो और बदतर हो गई। यानी कि काम तो इन्होंने किया पर उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए थी उन मजदूरों को वो मजदूरी नहीं मिली। जब ये प्रक्रिया गई न्यायालय में, तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देने का मतलब क्या है कि उस व्यक्ति से बंधुआ मजदूरी की गई या बेगारी की गई। यानी न्यूनतम कम मजदूरी से कम मजदूरी देना क्या माना जाएगा? बेगार या बंधुआ मजदूरी मानी जाएगी। बंधुआ मजदूरी, क्योंकि हमें पता है, इतिहास में हमने पढ़ा भी है कि बेगार व्यवस्था क्या है। बेगार व्यवस्था वो व्यवस्था है जिसमें कोई जमींदार होता है तो अपने मजदूरों को बेगार में यानी कि फ्री में काम कराता है, सिर्फ उसको खाने और कपड़े जैसी व्यवस्थाएं देता है, बाकी उसको कुछ नहीं देता। वो बेगार रहता है, पूरे दिन उसके खेतों में काम करता है और अंत में उसको 1-2 टाइम का भोजन और वस्त्र ही मिल पाता है। बंधुआ मजदूरी यानी किसी को बंधुआ बना लेना, अपने घर पे रख लेना और उसको खाने और वस्त्र पहनने के नाम पर ही पूरा काम करवाना। तो ये सब बंधुआ मजदूरी की कैटेगरी में आ गया। अगर हमने न्यूनतम मजदूरी दी तो इसमें न्यायपालिका ने यही निर्णय दिया कि ये बंधुआ मजदूरी हो गई और निर्णय ये हुआ कि उन मजदूरों को मजदूरी दी गई, यानी कि न्यूनतम यानी कि जितनी निश्चित की गई थी या जितना लगता था उतनी मजदूरी उनको मिली। पहला तो ये अधिकार हो गया। हमें यहाँ क्या नजर आया कि इन लोगों के मजदूरों का अधिकार यहाँ मिला। अगली एक और कहानी है मचल लालू की। मचल लालू जो कि एक असम से संबंधित व्यक्ति है। मचल लालू ये असम के गांव का व्यक्ति है, असम से संबंधित है इसका। और ये क्या है कि इसने इस पर एक आरोप लगा कि इसने किसी को चोट पहुंचाई है। जब इसको अरेस्ट किया गया यानी कि इसको जेल हुई, सजा हुई, तो मात्र 17 वर्ष का था और उस उम्र में इसको एक मानसिक रूप से बीमार घोषित करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया और उसका वहां ट्रीटमेंट होता रहा। जब ये ठीक हो गया तो
जो चिकित्सालय से यानी हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने जेल प्रहरियों को या जेल में जो है अधिकारी उनसे कांटेक्ट किया कि मचल लालू अब स्वस्थ है, आप इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, यानी कि इसकी सजा का जो भी है वो निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन किसी ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और हुआ ये कि जब मानव अधिकार आयोग ने एक कमेटी गठित की, एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का कार्य था जेल में जो कैदी हैं उनका निरीक्षण करना, कैदियों का निरीक्षण करना इनका काम था। और ये निरीक्षण करने के लिए जब गए तब वहां पर मचल लालू की कहानी समझ में आई और वहां उस समय मचल लालू के जो केस का मैटर था उसमें मात्र 6 महीने की सजा होनी थी, जिसकी वो जो उसने अपराध किया था। लेकिन अब जब वो रिहा हुआ उस समय उसकी उम्र हो गई 77 वर्ष। कितनी वर्ष? 77 वर्ष हो गए। तो सोचो इसके जो पूरा जीवन था वो कहाँ चला गया? जेल में चला गया। तो यहाँ किसका उल्लंघन हुआ? मचल लालू के अधिकारों का उल्लंघन हुआ। तो इन अधिकारों की स्थिति के लिए यानी इन लोगों की कंडीशन को सुधारने के लिए इन अधिकारों का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके लिए न्यायपालिका को क्या बनाया गया? संरक्षक बनाया गया है। संरक्षक रहेगी न्यायपालिका। जब भी हमारे मूल अधिकारों को कोई हमसे छीनना चाहेगा तो हम न्यायपालिका में इसके लिए अपील कर सकते हैं और न्यायपालिका हमारे अधिकारों का क्या करेगी? संरक्षण करेगी। मौलिक अधिकारों की संरक्षक। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे संविधान में केवल सरकार का ही कार्यों का बखान नहीं है, प्रत्येक नागरिक के अधिकारों का भी उल्लेख इसमें किया गया है। उनको किस हद तक दिया जाए, क्या उन पे सीमाएं हों, किस हद तक उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में संबंध क्या है या अंतर क्या है? मौलिक अधिकारों में व नीति निर्देशक तत्वों में क्या संबंध है या अंतर है? हम इसमें ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता चला कि अधिकारों का महत्व। जब भी हमारे कोई अधिकारों का हनन करता है तो उनको रोका जाए, इसलिए संविधान में इन अधिकारों को डाला गया है। तो आगे हम इसमें अधिकार पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में अधिकार। इस प्रकार अगला जो हमारा पॉइंट है वो है संविधान में अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र। क्या है अधिकारों का घोषणा पत्र? जब भी अब अभी हमने थोड़ी देर पहले 2 उदाहरण पढ़े और उन दोनों उदाहरणों में हमने सोचा कि किस प्रकार लोगों के अधिकारों का हनन हो सकता है। उन हनन को रोकने के लिए या उन अधिकारों के हनन को रोकने के लिए जो संविधान के द्वारा घोषणा पत्र यानी कि जो संविधान के द्वारा लिख दिया जाएगा उसको हम घोषणा पत्र कहेंगे। तो अधिकारों के माध्यम से हमें पता चला कि किस प्रकार इन उदाहरणों के माध्यम से कि किस प्रकार लोगों के अधिकारों को छीना जा सकता है। तो इसलिए कह सकते हैं घोषणा पत्र, अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहते हैं? जिन अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध तरीके से सूचीबद्ध किया जाता है
या लिख दिया जाता है, जिन अधिकारों को या मूल अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध किया जाता है, लिख दिया जाता है, और इसके लिए सरकार को बाध्य किया जाता है कि इन मूल अधिकारों को आप छीन नहीं सकते नागरिकों से। उसे हम क्या कहेंगे? अधिकारों का घोषणा पत्र कहेंगे। उसे अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं। समझ में आ गया कि अधिकारों का घोषणा पत्र किसे कहेंगे? जिन अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है, लिखित रूप से दे दिया जाता है, उन अधिकारों की जो स्थिति है उसको हम क्या कहेंगे? घोषणा पत्र। तो इस प्रकार हमें समझ में आ गया संविधान नागरिकों के अधिकारों को किस लिए समझ में आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि संविधान जो है नागरिकों के अधिकारों को किस प्रकार संरक्षित करे, किस प्रकार संरक्षित करे। हमें पता है कि हमारे सरकार के 3 अंग हैं, कौन कौन से? तो संविधान नागरिकों के अधिकारों के किस प्रकार संरक्षित करे, क्योंकि अधिकारों के लिए किसी भी व्यक्ति से अधिकारों को खतरा हो सकता है, व्यक्ति से हो सकता है, व्यक्ति से अधिकारों को खतरा हो सकता है, को खतरा, और किसी कंपनी से या निजी व्यवस्थाओं से भी खतरा हो सकता है, किसी कंपनी से या निजी संगठन से भी नागरिकों के अधिकारों को खतरा हो सकता है। तो इस खतरे से बचाने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, इन खतरों को रोकने के लिए, ताकि लोगों के अधिकार सुरक्षित रह जाएं? सरकार ऐसा क्या कार्य करे, ये हमारे संविधान में वर्णित है कि संविधान किस प्रकार सरकार को कार्य करने के लिए कहती है कि वो नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित रखे और निजी हाथों से या उनको निजी हाथों में हनन होने से बचाए। ये हमारे संविधान की व्यवस्था है। इसके बाद सरकार के अंग है, विभिन्न अंग हमें पता भी है, 3 अंग हैं, जैसे विधायिका है। विधायिका का हमें पता है कि कार्य क्या होगा? कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका है, कार्यपालिका का काम क्या होगा? कानूनों को लागू करना। और साथ में हमारे न्यायपालिका है। न्यायपालिका का काम क्या होगा? न्याय की रक्षा करना या न्याय करना या कानूनों की रक्षा करना, या संविधान में जो नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों की रक्षा करना, ताकि किसी व्यक्ति का शोषण ना हो सके। हमें पता है कि प्राचीन समय में हम राजतंत्रात्मक तानाशाही व्यवस्था देखते आ रहे हैं और उसमें लोगों के अधिकारों का हनन हमने अच्छे से देखा है। ब्रिटिश राज में भी हमने अधिकारों का हनन देखा है कि किस प्रकार हमें शोषण किया गया, हमें गुलाम बना के रखा गया। तो इन व्यवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए भारतीय संविधान में जो नागरिकों के विकास के लिए जो अधिकारों का वर्णन दिया गया है उन्हें हम मूल अधिकार कहते हैं। और इन अधिकारों के लिए सरकार वचनबद्ध है, संविधान वचनबद्ध है। संविधान इन अधिकारों को लोगों को देगा। आगे वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं। मोस्टली तो आपको ध्यान ही है सभी को, क्योंकि तुमने शुरू से पढ़ते आ रहे हो, 9वीं 10वीं में भी तुमने मौलिक अधिकारों को पढ़ा है कि भारतीय संविधान के मूल अधिकार में जो मूल संविधान था उसमें हमारे 7 अधिकारों का उल्लेख किया गया था। उसके बाद हमारे संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो आगे वाली वीडियो में मैं तुम्हें भारतीय संविधान में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उनका वर्णन कराऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।